नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाई अश्वनी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जो है आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, देखो आज के वीडियो में थोड़ा सा ये फेड हो गया है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा, बाकी के वीडियो में इसको अच्छे से प्रॉपरली मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मिनरल्स क्या होता है। कह रहा है मिनरल्स वो रॉक्स में सबस्टेंसेस, जो भी मिनरल्स क्या होता है, एक फिक्स्ड केमिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका एक फिक्स्ड केमिकल कंपाउंड होता है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये वो रिसोर्सेस होता है जो हमको नेचर में नेचुरली ऑकर होता है। ठीक है, नेचुरली मिलता है। देखो कह रहा है कि रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिनरल्स। देखो कह रहा है कि वो जो भी रॉक्स जिसमें हमें होमोजेनियस सब्सटेंसेस का मिक्सचर देखने को मिलता है ना, उसी को हम कहते हैं मिनरल्स। ठीक है, कह रहा है मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, और ये किस में पाया जाता है? ओर्स में पाया जाता है। ठीक है, कभी भी आपको सेपरेट नहीं मिलता है। ओर्स क्या होता है? देखो ओर्स ये होता है, उसमें या तो एक मिनरल रहेगा और उसके साथ इम्प्योरिटीज भी रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो गोल्ड है। अब गोल्ड तो आपका ओर्स में नहीं मिलता है। ठीक है, वो तो बिल्कुल एज अ सेपरेट मिलता है। बट आप देखोगे वहीं एल्यूमिनियम या फिर आयरन, तो आप सुने होगे बॉक्साइट हो गया, या फिर बहुत से हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तो ये सब क्या है? एक तरह के ओर्स हैं। ठीक है, उसमें आयरन तो होता है, बट साथ साथ उसके साथ इम्प्योरिटीज भी होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है? उस आयरन को सेपरेट करना होता है, उसकी इम्प्योरिटीज को हटाना होता है, फिर जाके हमको एक सेपरेट आयरन मिलता है। तो ओर्स इम्प्योरिटीज के साथ जो भी मिनरल्स मिलता है उसको हम बोलते हैं ओर्स। फिर कह रहा है मिनरल्स जनरली अगर इन दिस फॉर्म। अब देखो कौन कौन से फॉर्म में हमको मिनरल्स देखने को मिलता है। कह रहा है इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, हमको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखने को मिलता है। जैसे कह रहा है मिनरल्स ऑकर इन क्रैक्स। आप देखोगे कि जो भी आप देखोगे बड़े बड़े पत्थर रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्रैक्स रहते हैं, तो उसके आसपास हमको मिनरल्स देखने को मिल जाता है। क्रिवाइसिस हो गया, या फिर फॉल्ट या ज्वाइंट जहाँ भी होता है, तो वहाँ हमको मिनरल्स देखने को मिल जाता है। फिर कह रहा है स्मॉलर ऑक्यूरेंस कॉल्ड वेन। अब जब भी हमको कहीं बहुत स्मॉल में मिलेगा, ठीक है, बहुत अ, आप कहोगे कि स्मॉल क्वांटिटी में मिलेगा, तो हम उसको वेन्स कहेंगे, और अगर लार्ज क्वांटिटी में हो तो हम उसको लोड्स बोलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक्स में कहाँ कहाँ मिनरल्स मिलता है। कह रहा है मिनरल्स अगर इन बेड्स और लेयर। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? जैसे एक के ऊपर एक रॉक्स जब आके जमा हो जाती है ना, चाहे वो बिल्कुल आपका एरोजन प्रोसेस से हो या फिर डिपोजिशन प्रोसेस से, जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, तो क्या होता है विंड या फिर आप देखोगे ग्लेशियर या फिर वाटर, इन सब के थ्रू एक के ऊपर एक लेयर आके जमा होती रहती है। ठीक है, और वही क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे एक लेयर आके जमा हुई, फिर ये कुछ टाइम तक यहाँ बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, पेड़ पौधे बाकी सारी बायोस्फीयर यहाँ एग्जिस्ट कर दी है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, और सॉइल की लेयर आती जाती है, जो जानवर या फिर पेड़ पौधे मरते हैं, डेड होते हैं, वो इसके नीचे दबते चले जाते हैं। और फिर यही क्या होता है, एक के ऊपर एक स्वैल की लेयर आके जमा हो जाती है, तो उससे हमारा बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर कह रहा है मिनरल्स अगर इन बेड्स। अब इसी को बोल रहा है कि ये बेड्स हैं, या फिर एक कहें तो लेयर्स हैं। ठीक है, एक अगर स्वैल की ऐसे होराइजन है तो उसको बेड्स बोला है, और बहुत स्वैल के होराइजन ऐसे बन जाएंगे तो उसको हम लेयर्स बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। और ये देखो वही कह रहा है कि ये कैसे बना हुआ है, ये सारी चीजें डिपोजिशन के रिजल्ट की वजह से बना हुआ है। अब डिपोजिशन कई तरह से हो सकता है, चाहे वाटर से हो, एयर से हो, ठीक है, ग्लेशियर से हो, आप लोग पढ़े होंगे, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। फिर कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूट लिविंग अ रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स। देखो यहाँ वही कह रहा है कि उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमको रॉक्स या फिर मिनरल्स मिनरल्स के फॉर्म में हमको मिलता है रॉक्स में, तो हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, जो भी सॉल्युबल कंस्टिट्यूट होते हैं उसको अगर हम रिमूव करेंगे तो इम्प्योरिटी सारी उसकी अलग हो जाती हैं, और जो भी हमको ओर से मिनरल मिलने वाला होता है वो सेपरेट होके अलग हो जाता है। कह रहे कंटेनिंग मिनरल्स में ऑकर एज अ एलुवियल डिपॉजिट। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है,
कह रहा है कि कुछ मिनरल्स हमको एलुवियल डिपॉजिट में भी देखने को मिलते हैं। कैसे? कह रहा है सैंड ऑफ वैली। अब देखोगे कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे डेजर्ट एरिया, जैसे आप देखो उधर थार रेगिस्तान में हो गया, वहाँ भी बहुत से मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो या फिर आप इधर गंगेटिक प्लेन की बात करो तो इधर भी आपको मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे। तो इधर क्या है, बिल्कुल एलुवियल स्वेल का डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है। तो ये भी एक तरह से क्या होता जाता है, आप सेडिमेंट्री रॉक की तरह ही इसको कंसीडर कर सकते हो। कैसे? आप देखोगे कि एलुवियल सॉइल है, अभी फिर बाढ़ बाढ़ आती है, फ्लड बहुत ज्यादा आती है कहीं इस आसपास के प्लेन एरिया में, फिर ये क्या होता है, ये एरिया पूरा भर जाता है और जो भी सैंड या फिर सिल्ट रिवर के साथ बह के आता है वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मिनरल्स दब जाते हैं। तो वही कह रहा है कि कभी कभी हमें एलुवियल डिपॉजिट में भी मिनरल्स देखने को मिलता है। कहाँ पे? अगर हम बात करें तो वैली के फ्लोर पे या फिर हिल्स एरिया जो होता है, तो वहाँ के आसपास हमको मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं। कह रहा है द ओशन वाटर कंटेन्स वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स, और कह रहा है कि सबसे ज्यादा मिनरल्स कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है वाटर में। ठीक है, कौन से वाटर में? ओशनिक वाटर में। ठीक है, जो भी ओशंस हैं आपके, वहाँ पे बहुत ही हैवी और लार्ज मात्रा में हमको मिनरल्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स कैसे कैसे किया गया है। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मिनरल्स को तीन क्लासिफिकेशन में पहले बांटा गया है। एक है मेटलिक और नॉन मेटलिक, उसके बाद एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मेटलिक मिनरल्स क्या होता है। अब देखो मेटलिक मिनरल्स जो है ना, इसको भी तीन पार्ट में बांटा है। ठीक है, आप यहाँ देखो, इसको भी क्या किया है, ये बिल्कुल यहाँ से तीन पार्ट में बांटा है। एक आपका होता है फेरस, दूसरा नॉन फेरस, और उसके बाद आता है प्रीसियस मेटेरियल। ठीक है, अब देखो फेरस में क्या होता है, फेरस में वो सारे मिनरल्स आते हैं जिसमें आयरन की मात्रा होती है। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं अगर उसमें आयरन की मात्रा हुई तो वो सारे के सारे आपके फेरस मटेरियल में आएंगे। जैसे आपके आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आयरन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो इसीलिए हम इसको फेरस मिनरल में रखेंगे। उसके बाद आता है आपका नॉन फेरस। नॉन फेरस में जैसे कॉपर हो गया, लेड, टीन, बॉक्साइट। ठीक है, तो ये सभी किस में आएंगे? आपकी नॉन फेरस में। इसमें आयरन की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको नॉन फेरस बोला है। उसके बाद आते हैं आपके प्रीसियस मटेरियल्स। ठीक है, या फिर प्रीसियस मेटल्स। अब देखो प्रीसियस मेटल्स क्या होता है, जिससे हम जेम्स एंड ज्वेलरीज बनाते हैं। ठीक है, वो बहुत काफी एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया। ठीक है, तो ये प्रीसियस, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है प्रीसियस मीन्स बहुत महंगी वाली धातुएं जो होती हैं। फिर उसके बाद आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें आता है माइका, साल्ट, पोटेश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल्स, सैंडस्टोन्स। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी मिनरल्स हैं ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में आती हैं? नॉन मेटलिक। नॉन मेटलिक में आप जानते होंगे कि इसमें मेटलिक की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम नॉन मेटेलिक कंसिडर्ड करते हैं। उसके बाद आता है आपका एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स में कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, मतलब ये सारी चीजें जो भी हैं इनको हम एज अ फ्यूल की यूज में कंसिडर्ड करते हैं। ठीक है, अब देखोगे कि कोल से लोगों का खाना बनता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हैं, और बाकी की जितनी भी एनर्जी रिलेटेड वर्क होता है वो सब के सब अभी भी किस पे ज्यादा हैविली डिपेंड है? इन्हीं आपके कहें तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका फेरस मिनरल्स। अब देखो हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे कि फेरस मिनरल्स क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आयरन ओर। कह रहा है इंडिया इज अ रिच इन गुड क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर। इंडिया में अगर बात किया जाए तो आयरन ओर की जो मात्रा है ना, प्रोडक्शन है या फिर कहें तो इसको निकालने की जो भी वो है, तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलती है। जिसमें आपकी बात करें तो मैग्नेटाइट सबसे पहले आता है। देखो ये सब जो भी है ना, मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, तो ये सब उसके ओर्स हैं। अब हम इसमें से क्या कह रहा है, देखो मैग्नेटाइट क्या होता है इसको समझो पहले। कह रहा है मैग्नेटाइट जो होता है ये सबसे फाइनेस्ट ओर होता है। ठीक है, बहुत हाई इनरिच टाइप का मिनरल्स होता है ये आयरन की। कह रहा है विद वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन। ठीक है, अगर 70% ऑफ ओर्स में इसमें आयरन निकलता है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई रॉक्स पाए हैं, ठीक है, सपोज करो ये रॉक है, तो इसमें जो 70% है ना वो आयरन की मात्रा है, और बाकी की 30% इम्प्योरिटीज है। अब इम्प्योरिटीज कुछ भी हो सकती हैं, सैंडस्टोन हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, वाटर हो सकता है। ठीक है, तो 30% इम्प्योरिटीज है,
बाकी 70% क्या है उसमें आयरन रिच की क्वांटिटी है। तो इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा हाई कंटेंट ऑफ आयरन कंसीडर किया जाता है और सबसे बेस्ट कंटेंट का इसको और कंसीडर किया जाता है आयरन में। कह रहा है इट इज़ वैल्यूएबल और ये बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है, बहुत इसकी डिमांड है। इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल। अब देखो क्यों है, क्योंकि आप कोई भी कंपनी अगर इसको खरीदना चाहेगी, कोई भी कंपनी आयरन ओर को खरीदना चाहती है, तो वो क्या चाहती है कि कम से कम इम्प्योरिटीज हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आयरन ओर की मात्रा निकले, ठीक है, तभी उनको कम से कम लॉस होगा। इसीलिए सब लोग प्रिफर करते हैं मैग्नेटाइट को खरीदना। फिर उसके बाद आता है आपका हेमेटाइट। कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर। अब देखो ये चीजें अच्छी तो हैं, मैग्नेटाइट बहुत अच्छा है, बट वही है ना कि ये अच्छा है लेकिन मिलता बहुत कम है, बहुत कम क्वांटिटी में है। इसीलिए जो भी इंडस्ट्रियल या फिर हैवी वर्क्स होते हैं वो सब किस करते हैं, आपके हेमेटाइट वाले आयरन ओर पे रिलाई करते हैं। कह रहा है द मेजर आयरन ओर्स बिल्ट इन इंडिया आर। देखो अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया में बहुत से आयरन ओर बेल्ट लगाए गए हैं, ठीक है, इंडस्ट्री लगा डेवलप की गई हैं। तो कहाँ कहाँ की गई हैं? सबसे पहले देखते हैं हम ओडिशा और झारखंड बेल्ट पे। कह रहा है अगर हम झारखंड की बात करें तो आपको सिंह भूमि में, ठीक है, ये आपके गुआ और नौमुंडी में देखने को मिलते हैं। सिंह भूमि एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ गुआ और नौमुंडी माइनिंग है, ठीक है, जहाँ से खदानें हैं, यहाँ आयरन की खदानें हैं, यहीं से आयरन ओर को बाहर निकाला जाता है। फिर ओडिशा में अगर हम बात करें तो यहाँ आपका हेमेटाइट देखने को मिलता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट देखने को मिलता है। उड़ीसा में कहाँ कहाँ होता है? एक बदमफर, ठीक है, बदमफर में माइन देखने को मिलता है। फिर मयूरभंज हो गया, किंजौर हो गया, ठीक है। उड़ीसा में अगर बात करें तो 52% आपके आयरन ओर्स देखने को मिलते हैं और झारखंड में बात करें तो 11% आयरन ओर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, फिर उसके बाद आता है आपका दुर्ग वाला रीजन, ठीक है। दुर्ग में आपका बात करें तो बस्तर, चंद्रपुर, ठीक है, ये बेल्ट जो है ये छत्तीसगढ़ और महानदी के आसपास के एरिया में ये देखने को मिलता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बलारी हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, चिकमंगलौर हो गया, ठीक है, तुमकुर हो गया बेल्ट। तो ये सब कर्नाटका के हैं जहाँ हमको आयरन ओर्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका मैग्नीज। कह रहा है यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। इसका यूज कहाँ पे होता है? स्टील बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। हम इसको आयरन के साथ मिक्स करके स्टील बनाने के काम में लेते हैं। कह रहा है नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। अब देखो यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है ये, सिर्फ और सिर्फ 10 kg मैग्नीज चाहिए होता है आपको 1 टन स्टील बनाने के लिए। तो अब 10 kg अगर मैग्नीज है तो वो किसके बराबर है? 1 टन स्टील के बराबर। इसीलिए मैग्नीज का डिमांड बहुत ज्यादा है। कहाँ पे? जहाँ पे स्टील की चीजें बनाई जाती हैं। कह रहा है इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो महाराष्ट्र में 25% है, उड़ीसा में 25% है, फिर कर्नाटका में 11%, आंध्र प्रदेश में 10%, ठीक है। तो यहाँ बाकी सब स्टेट्स के वाइज उनका परसेंटेज दिया है। आई एम मच प्रिटी श्योर कि आप लोग इसको जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका नॉन फेरस मिनरल्स। इसमें आता है आपका कॉपर। कह रहा है कॉपर का यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने के लिए। आप देखोगे आपके घरों में जो भी केबल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स लगी हैं, वायर्स होंगे, तो उसमें आपको कॉपर के वायर देखने को मिल जाएंगे। कॉपर के वायर कैसे होते हैं? हल्का येलोइश टाइप के होते हैं, ठीक है, और ये गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहुत आसानी के साथ पास होती है। फिर कह रहा है कि अगर हम इसके लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो वो है बालघाट माइंस, जो कि आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। फिर खेतरी माइंस हो गया जो राजस्थान में हो गया। तो इन दो जगहों से बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में कॉपर देखने को मिलता है। फिर वहीं साथ साथ झारखंड के सिंहभूम से भी कॉपर की मात्रा देखने को मिलती है, वहां से भी इसको माइन से निकाला जाता है। फिर उसके बाद आता है बॉक्साइट। अब देखो बॉक्साइट एक तरह का ओर है, ये किसका ओर है? एल्यूमिनियम का, ठीक है। कह रहा बॉक्साइट डिपॉजिट आर फाउंड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक। देखो जब रॉक्स का डीकम्पोजिशन होता है ना, तो वहां से हमको एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। बॉक्साइट और भी एक तरह से इम्प्योरिटीज ही है, ठीक है। उसमें अगर हम जैसे मान लो कोई रॉक है, ठीक, अब हम रॉक को लाएं, उसमें कुछ एल्यूमिनियम के भी मात्रा होंगे और कुछ इम्प्योरिटीज होंगे, क्योंकि ये तो ओर है ना। अब हम इसको प्योरीफाई करके, ठीक है, वहां से एल्यूमिनियम को सेपरेट करेंगे, इम्प्योरिटीज को किनारे करेंगे। तो वही कह रहा है
कह रहे हैं ओडिशा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट। अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ बॉक्साइट निकलता है, कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो है आपकी ओडिशा। ठीक है, ये 2016 और 17 के डेटा के अकॉर्डिंग है, तो आप लोग इसको लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। फिर कह रहा है इंडियस बॉक्साइट डिपॉजिट आर फाउंड इन, कहाँ कहाँ पे है, अमरकंटक प्लेट्यू में है, मैकॉल हिल में है, ठीक है, या फिर हमको बिलासपुर या खतनी वाले प्लेट्यू रीजन में भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स में देखते हैं क्या क्या है। कह रहा है इसमें माइका हो गया। ठीक है, माइका इज अ मिनरल्स मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्यूज और लेविज। ठीक है, देखो माइका कैसे बनता है, आप देखोगे जहाँ पे सीरीज ऑफ प्लेट्यूज देखने को मिलता है आपको, या फिर लेविज। लेविज क्या होता है, देखो नदियों के किनारे किनारे जो भी सिल्ट जमा हो जाता है ना, सिल्ट एक, लिविज एक तरह से जानते हो क्या होता है, नदियां एक तरह से अपने किनारे किनारे एक दीवार बना देती हैं, जो नेचुरल दीवार होती है। ठीक है, ये दीवार क्या करती है, नदियों के पानी को बाहर आने से भी रोकती है। ठीक है, तो जो किनारे किनारे सिल्ट जमा करती हैं उन्हीं को बोलते हैं हम लेविज, वही माइका फाउंड होता है। ठीक है, वही मिलता है माइका आपको। फिर कह रहे हैं माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन। देखो इन सारे कलर में माइका आपको देखने को मिल सकता है, वो ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड, येलो या फिर ब्राउन में भी देखने को मिल सकता है। कह रहा है लीडिंग प्रोड्यूसर की अगर बात करें माइका की, तो वो नॉर्थन एज ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर वाले प्लेट्यू में मिलता है। ठीक है, छोटा नागपुर वाले प्लेट्यू में नॉर्थ वाली साइड में देखने को मिलता है। फिर कुडरमा गया, हजारीबाग बेल्ट जो झारखंड में है आपका, फिर राजस्थान के अजमेर में देखने को मिलता है, या फिर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर वाले डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो वहाँ ये सब चीजें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें एनर्जी रिसोर्सेज की, तो दो टाइप की एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं आपकी, एक कन्वेक्शनल और दूसरा होता है नॉन कन्वेक्शनल। ठीक है, नॉन कन्वेक्शनल क्या होती हैं, वो एनर्जी जो रिन्यू कर दी जा सके। ठीक है, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी हो गया, ठीक है, टाइडल हो गया, जियोथर्मल हो गया, या फिर हाइडल एनर्जी हो गया, ये सब होती हैं नॉन कन्वेक्शनल। वहीं कन्वेक्शनल क्या होती हैं, कन्वेक्शनल वो सब चीजें होती हैं जो आपकी लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, और ये क्या हो सकती हैं, एग्जॉस्ट यानी कि खत्म हो सकती हैं, जैसे कोल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया। तो ये सब कन्वेक्शनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो पसंद नहीं आती है वो भी आप लोग बता सकते हैं, और जो पसंद आती है आप लोग वो भी बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।